हेलो बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम जोन पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि होने वाला है बेटा तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या चीज़ बेटा। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं बेटा? कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो, जिसकी जो है प्रॉपर्टी, जिसके गुण जो तुम्हारा प्रीवियस कंपाउंड था, पहले जो कंपाउंड था उससे अलग हो, ऐसे कोई किसी भी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण जैसे कि मैंने कागज जला दिया बेटा। कागज क्या होता है? कार्बन। कार्बन को मैंने बर्न किया, उसमें बची बेटा सिर्फ राख, और जो CO2 थी वो वायु में चली गई। किसमें मिक्स हो गई? वायु में मिक्स हो गई। तो इसमें क्या था? शुरुआत में था कार्बन। अब वो नया पदार्थ क्या बन गया? CO2। कार्बन कैसा था? लगभग ठोस। कागज की अवस्था में कैसा था? ठोस अवस्था में। वो किस में बन गया? वो CO2 बन गया। CO2 बिल्कुल अलग कंपाउंड है। CO2 में कार्बन भी मिक्स है और ऑक्सीजन भी मिक्स है। तो वो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब बेटा जहां भी कोई रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, सीधी सी बात में रासायनिक अभिक्रिया जरूर हुई होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या बताते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तन, इसके अंदर ही क्या आएगी बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जो अभिक्रिया हुई उसको प्रदर्शित करते हैं हम, वही क्या हो जाते हैं बेटा? तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया। फॉर उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूं बेटा कि कार्बन, इंग्लिश में लिख देता हूं, बात देखिए। कार्बन किसके साथ रिएक्ट किया बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हर चीज जलती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जली, इसने क्या बनाया? CO2। इसमें भी तो लिख सकता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल सकता हूं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हुई तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं बेटा अभिक्रिया के अंदर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना, जो इनको प्रदर्शित करने के तरीके। कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? C से। ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? O2 से। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना किसमें? समीकरण के रूप में। उसे क्या बोलते थे हम? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या आते हैं बेटा? तुम्हारी रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण होती क्या है? जहां भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? तुम्हारा रासायनिक समीकरण। जैसे जो मैंने अभी बोला, उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तुम्हारे CO2। ये क्या है बेटा? ये है तुम्हारे रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। बेटा रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? जो तुम्हारा ये एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं बेटा अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया कर रहे हैं। और जो एरो के दाएं साइड में लिखे जाता है, राइट हैंड साइड में, इन्हें बोलते हैं बेटा उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो अब रासायनिक समीकरण बेटा दो टाइप की होती है। एक होती है संतुलित, एक होती है असंतुलित। संतुलित कौन सी होती है? जिसमें दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में दोनों तरफ समान अणुओं, किसी भी चीज के क्या हो? समान अणुओं या समान परमाणु हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? संतुलित। जिनमें अलग अलग हो उसमें क्या होते हैं? असंतुलित। ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें देखो, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, ये संतुलित अभिक्रिया है। कैसी है? संतुलित। और देखते हैं, जैसे हमने सुना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाती है बेटा? जल। जल का फॉर्मूला H2O। तो इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। ये कैसी है तुम्हारी? ये है बेटा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित को संतुलित कैसे करोगे बेटा? जो भी मैथमेटिकली तुम्हारे सुटेबल नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करके तुम्हें बस क्या करना है? दोनों तरफ, दोनों पक्षों में बराबर एटम्स करने हैं इनके। क्या करना है? बराबर परमाणु करने। जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन पल्ली तरफ। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई? बाहर जो होता है उसकी दोनों मल्टीप्लाई, 2 ऑक्सीजन, यहाँ ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 दूनी 4। तो अगर मैं यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, अब पूरी समीकरण क्या हो गई? संतुलित। इसे बोलते हैं हम कौन सी? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, हम इससे आगे बात करते हैं।
तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेटा रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़नी है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, वो सारी हमें रासायनिक अभिक्रिया इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कई सारे प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं योगात्मक या संयोजक अभिक्रिया। कौन सी? योगात्मक या इसको ही क्या बोल देते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है बेटा? इसके नाम में ये योग होना, संयोजन होना, संयुक्त होना। कोई भी बेटा ये याद रखना, जो तुम्हारा एरो होता है, तीर का निशान, इसके लेफ्ट हैंड में लिखे जाते हैं अभिकारक, राइट हैंड में लिखे जाते हैं उत्पाद। ये तुम्हें शायद पिछली क्लास में शायद पता होगा। ठीक है, योगात्मक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाए। उत्पाद बेटा एक बनना चाहिए, जुड़ के एक उत्पाद बनाए। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण बेटा सिंपली अभी मैं ए और बी से बता रहा हूं। सपोज कर मैंने ए और बी मिलाए, इन दोनों ने मिलकर उत्पाद बनाया ए बी। बेटा इसमें अभिकारक एक और एक दो, ये दोनों संयुक्त होकर एक नया बना दिया उत्पाद। इसमें एक सिंगल उत्पाद है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण जो अभी पढ़ा था, C और O2 इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? CO2। ठीक है, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। बेटा ये संतुलित नहीं है, संतुलित कर लेना। चलो मैं ही करा देता हूँ, 2-2। ऐसी बेटा सल्फर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? SO2। तो ये सारी अभिक्रिया किसकी है बेटा? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद जो दूसरी आती है बेटा, वो आती है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बेटा, वियोजन का मतलब क्या है? वियोजन मतलब टूटना। वियोजन मतलब टूटना। तो वियोजन में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक होना चाहिए बेटा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक गर्म करने पर, बेटा चाहे उसे तुम ऊर्जा प्रदान करो, कैसी ही करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊर्जा प्रदान करने पर टूटकर या वियोजित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब बेटा किसी चीज को हमें ऊष्मा देने के अलग अलग तरीके हैं। ऊष्मा देने के अलग अलग तरीके हैं। तो बेटा वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की है। अगर तुम उसे जनरली गर्म करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो, सीधे जो है गैस ली, गैस के ऊपर रख दिया, तो वो होता है बेटा ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन। एक होता है तुमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया, उसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन। बेटा ऊष्मा देने का एक तरीका और भी है, वैद्युत धारा, करंट। कौन सा? वैद्युत धारा। तो ऊष्मीय वियोजन जो तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया है, ये 3 टाइप की है। कौन सी हैं? 3 टाइप की। एक तो होती है बेटा ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन। एक होती है प्रकाशीय वियोजन, और तीसरी होती है बेटा तुम्हारी वैद्युत वियोजन। बेटा ये जो वियोजन है, वियोजन को कई बार अपघटन भी बोल देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बात एक ही है। तो ऊष्मा में मैंने क्या बताया? सीधे गर्म करने पर टूटती है। ऊष्मीय वियोजन क्या? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक कैसा होना चाहिए? एक अभिकारक, ठीक है, गर्म करने पर टूटकर या वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? हम ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, इसका उदाहरण पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन में सबसे बढ़िया, कोई भी तुम कार्बोनेट ले लो, किसी भी धातु का, चाहे कैल्शियम का लो या सोडियम का, किसी भी धातु का कार्बोनेट ले लो, तुम इसे गर्म कर दो सीधे, बेटा ये देता है तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हमेशा CO2 गैस बाहर निकलेगी, चाहे आप बेटा कोई से भी कार्बोनेट लेना, चाहे सोडियम कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, हमेशा क्या बाहर निकलती है? CO2। और क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड। क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड। ये होगा इसका उदाहरण। अब बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन का। प्रकाशीय वियोजन समझो। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है बेटा? AgBr ले लो या AgCl ले लो। अगर मैं इसे बेटा धूप में छोड़ देता हूँ, ये जो सिंबल होता है बेटा H, ये सिंबल होता है सनलाइट के लिए, प्रकाश के लिए। तो प्रकाश में रखने पे बेटा ये देता है तुम्हें Ag प्लस ब्रोमीन गैस। बेटा अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। यहाँ Br कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 1। संतुलित करने के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 2 से करिए, यहाँ Ag 2 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई
समीकरण कैसी हो गई, संतुलित। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या बना, Ag मिला, क्या मिला, Ag, AgBr है, AgCl है, ये सब जो है वियोजित होकर क्या देते हैं, अगर AgCl लोगे तो Ag बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस बनेगी Cl2। तीसरा समझते हैं बेटा वैद्युत वियोजन। कौन सा, वैद्युत वियोजन, इसे समझाता हूँ बेटा, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बेटा पानी है, जल, जल को मैं धूप में रख दूँ, वो तो भाप बन के नहीं उड़ गया। दूसरा, मैंने जो है हंडी में पानी लिया, उसे गैस पर रख दूँ, गर्म करता हूँ, क्या होगा, क्या जल में से, जल में कौन कौन उपस्थित था, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, क्या वो दोनों टूटे, नहीं, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया, अवस्था में। जल किससे, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला गया, गैस अवस्था में चला गया, लेकिन तुम्हें उसमें हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन अलग अलग नहीं मिले, तो उसके लिए हमें कराना पड़ेगा बेटा वैद्युत वियोजन। क्या कराना पड़ेगा, वैद्युत वियोजन। ठीक है बेटा, वैद्युत वियोजन ऊपर समझा रहा हूँ उसका उदाहरण, ठीक है ना। हाथ तो हाथ बेटा कॉपी में नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेके साथ बैठा करो, नोट किया करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, तब कर लिया करो। ठीक है, समझते हैं वैद्युत वियोजन। क्या किया मैंने, एक कोई बर्तन लिया, क्या लिया, कोई बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने 2 धातु की रोड डाल दी, या परखनली डाल दी उल्टी करके। ठीक है, अब इसको मैंने जोड़ दिया किससे, बैटरी से। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। क्लियर बेटा, इसमें अगर जल भरा हुआ है, जल H2O, बेटा जल में कौन कौन से आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन होगा, O2 नेगेटिव आयन होगा। क्लियर है ना। तुमने एक चीज पढ़ी होगी, जो अपोजिट चार्ज हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्ज, विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो अब अगर इसमें चेकआउट करते हैं, देखो ये प्लस वाला क्या करेगा, यहां से किसे खींचेगा, ऑक्सीजन को कि हाइड्रोजन को। बेटा प्लस चार्ज या माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को। तो बेटा ये ऑक्सीजन के आयन चले जाएंगे इस पे, और यहां मिलेगी तुम्हें ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जाएगा बेटा यहां, और यहां पे तुम्हें क्या मिलने वाली है बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई। ठीक है, अभी अभिक्रिया हुई कैसे वही बताता हूं। देखो H ने क्या किया, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन ने क्या करे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया ऑक्सीजन में, और साथ में इसने क्या रिलीज करे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब खाली ऑक्सीजन बेटा एटमॉस्फेयर में होती ही नहीं है, खाली ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बेटा मैं इसे बैलेंस करने के लिए, अगर एक O से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4, और कितने O बनेंगे, 2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, O2 बन गई। क्या बन गई, O2। अब बेटा जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है H। क्या बनाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और ये क्या बनाएंगे बेटा, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं H2 से, बाहर 2 लगा दो, एटम बैलेंस हो गए। ठीक है ना। ठीक है, ये अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बेटा इसमें एक चीज और समझो, इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है कौन सा, कैथोड, एक होता है एनोड। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो मैं बता दूं बेटा, जिस इलेक्ट्रोड पे हमेशा क्या हुआ हो, ऑक्सीकरण हुआ हो, वो होता है एनोड, जिसपे ऑक्सीकरण हुआ हो। क्या हुआ हो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या, ऑक्सीकरण की परिभाषा होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर किससे निकले, इससे इलेक्ट्रॉन क्या निकले हैं, बाहर निकले हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, और इसने क्या इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने बताया हमेशा किस पे होता है, याद रख लो बेटा बहुत अच्छे से, एनोड। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभी आगे आएगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी समझो, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। इन दोनों ऑक्सीकरण किस पे हुआ बेटा, ऑक्सीजन का हुआ, इस पे हुआ। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये हुआ बेटा तुम्हारा एनोड। ये क्या हुआ बेटा तुम्हारा, इसे बोल देंगे हम कैथोड। तो कई बार पेपरों में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, तो बेटा बता दो, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि इन दोनों में से कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात, जो जल का एक अणु है उसमें हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितनी, 1। सीधी सी बात है, गैस कौन सी ज्यादा मिलेगी, हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगी। किस पे मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। ठीक है, तो बेटा ये हुई कौन सी तुम्हारी वियोजन अभिक्रिया। अब इससे आगे चलते हैं, अगली है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है,
विस्थापन अभिक्रिया। दो हो गई ना, तीसरी है बेटा तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन एक की जगह दूसरे का आ जाना, विस्थापन। जैसे तुम जो है क्रिकेट खेलते हो, कोई एक प्लेयर चोटिल हो गया, चोट लग गई उसके किसी कारणवश, तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर दिया तुमने, दूसरा प्लेयर आ गया उसकी जगह, क्या हुआ, एक की जगह दूसरा, ये हुआ विस्थापन। क्या हुआ, विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अब कौन किसकी जगह आएगा, इसको और बढ़िया एग्जाम्पल समझते हैं। क्लास में कोई बच्चा, क्लास में कोई बच्चा वो थोड़ा तेज है, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जहाँ बैठना चाहे वो वहाँ बैठेगा। कोई सीधा साधा बच्चा है, उसे हटा के उसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक है, यही क्या करते हैं धातुएं, जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से बाहर निकाल देती हैं। कौन, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उसके विलयन से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसे समझने के लिए पहले तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि कौन धातु अधिक क्रियाशील है और कौन कम। तो उसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ बेटा, क्या है, याद करो। काशीनाथ का माली, बार बार बोल रहा हूँ, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद बेटा कॉपर सिल्वर गोल्ड। मैं बताता हूँ काशी, के से काशी पोटेशियम, काशी, नाथ Na नाथ, का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड। बेटा इसमें पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील। और ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु। तो बेटा तुम्हारे मन में और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन फिलहाल इतनी याद कर लो जो तुम्हारी बुक्स में दे रखी हैं, वही सफिशिएंट है। ठीक है, याद रखना, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके विलयन से अलग निकाल सकता है, कम वाला ज्यादा वाले को नहीं निकाल सकता। अभिक्रिया देखते हैं। सपोज करो मैंने एक अभिक्रिया ली Cu प्लस FeSO4। देखो क्या ये अभिक्रिया होगी, देखते हैं। सॉल्यूशन है बेटा फेरस सल्फेट का, किसका, फेरस सल्फेट का। अब यहां पे देखो, चेक करो Fe कहां है, कॉपर कहां है। Fe तो ये रहा, कॉपर ये रहा। कॉपर तो कम क्रियाशील है, ये Fe को निकाल ही नहीं सकता। ये अभिक्रिया आपकी नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होने की। अगर इसकी जगह ये होता Fe प्लस CuSO4, तो क्या Fe अधिक क्रियाशील है, ये कॉपर को इसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता। तो क्या हो जाता, कॉपर बाहर निकल जाता, यहां बन जाता बेटा FeSO4 प्लस Cu, ये भी क्रिया हो जाती। तो इसमें याद रखना, जो अधिक क्रियाशील है वही कम क्रियाशील को उसके विलयन से निकाल सकता है। और बेटा ये सीधे मत लगाना, इनका फॉर्मूला बनाना, चार्ज याद होने चाहिए। जैसे सल्फेट पे चार्ज होता है कितना, 2 माइनस, कितना होता है 2 माइनस। Fe पे कितना होता है 2 प्लस। इसका चार्ज यहाँ लिखते हैं, इसका चार्ज यहाँ लिखते हैं, इसको इसके नीचे लगा दिया, इसको इसके नीचे। Fe का चार्ज सल्फेट के नीचे लगाया जाता है, सल्फेट का चार्ज इसके नीचे। अभी दूसरे एग्जांपल से मैं और क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो, देखो मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, सपोज कर एल्युमिनियम प्लस FeSO4 का, एल्युमिनियम और FeSO4 का। एल्युमिनियम ये रहा, Fe ये रहा। ज़्यादा अभिक्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है, एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, Fe को यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो Fe तो बाहर निकल गया। अब बात है यहाँ पे बना क्या, बेटा ऐसे मत लिखना AlSO4 मत लिख देना, ये गलत हो जाए। तुमने लिख दिया AlSO4, नहीं ये गलत है फॉर्मूला। बनाओ, बनाते कैसे मैं बता रहा हूँ। सल्फेट पे तुम्हें याद करना पड़ेगा, सल्फेट पे चार्ज होता है 2 माइनस, एल्युमिनियम पे होता है बेटा कितना 3 प्लस चार्ज, कितना 3 प्लस चार्ज। एल्युमिनियम का चार्ज सल्फेट के आगे लगा दो, किसके आगे लगा दो, सल्फेट के आगे। कितने थे 3 थे, सॉरी 3। और जो सल्फेट का चार्ज है उसे किसके आगे लगा दो, एल्युमिनियम के आगे। अगर ये दोनों नंबर बेटा सेम होते हैं, क्या होते हैं, 2 ही चार्ज, जैसे सल्फेट पे था इस वाले केस में, या कॉपर के में, कॉपर पे होता है तुम्हारा 2 प्लस, सल्फेट पे होता है 2 माइनस। तो इसके Cu2 SO4 2, अगर ये दोनों सेम चार्ज हो तो बेटा उन्हें डायरेक्ट ही लिख दिया जाता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। उसमें फिर दो ऐसे नहीं लगाया जा सकता। सपोज कर एक पे भी प्लस का 3 चार्ज, दूसरे भी प्लस का माइनस का 3 चार्ज, तो उसे तुम डायरेक्ट ही कंबाइन करके लिखोगे। ये हुई बेटा विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा एक होती है बेटा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका उदाहरण क्या है बेटा,
NaSO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से करा दो, क्या होगा, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है और बेरियम इसको, इसकी जगह कंपाउंड बन जाता है बेटा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अभिक्रिया बेटा मैंने बैलेंस नहीं करी है, संतुलित नहीं करी है, तुम कर लेना, चलो मैं ही कराता हूँ। Na2 यहाँ Na1 बैलेंस हो गए, Cl यहाँ दो यहाँ दो, बेरियम यहाँ एक, सल्फेट यहाँ एक, अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये कौन सी हुई तुम्हारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, रोक के बेटा उतारते रहना, अभिक्रिया जो बता रहा हूँ उसे लिख लेना, परिभाषा ऐसे ही, जो परिभाषा बोली है इसी तरह लिखो। संयोजन में क्या था, जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी थी वियोजन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा प्रदान करने पर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगली थी विस्थापन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं परस्पर एक दूसरे को, दोनों को रिप्लेस हुए थे, परस्पर एक दूसरे को क्या कर दें, विस्थापित कर दें, ऐसी अभिक्रिया बोलते हैं द्विविस्थापन। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा तुम्हारी कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया तो बाद में समझोगे, पहले जरूरी है समझना ऑक्सीकरण और अपचयन, वो समझाता हूँ दोनों तरफ। यहाँ बताता हूँ बेटा ऑक्सीकरण, यहाँ बात करते हैं किसकी, अपचयन की। ऑक्सीकरण और अपचयन, बेटा ऑक्सीकरण का एक नाम और भी है, इसे कई बार हम ये भी बोल देते हैं उपचयन। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात है। ऑक्सीकरण क्या होता है बेटा, एक तो मैंने अभी बताया था, ठीक है, जब वियोजन बताया था विद वैद्युत से, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, किसका, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। नेक्स्ट एक देखा जाता है ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन का O का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऐसे ही अपचयन इसका उल्टा, ऑक्सीजन जुड़ा था, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना और H का जुड़ना। अब ये उदाहरण देते हैं बेटा, C+O2 गिव्स CO2। कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी नहीं, यहाँ पे क्या आके जुड़ गई, ऑक्सीजन आके जुड़ गई, क्या आके जुड़ गई, ऑक्सीजन आके जुड़ गई। तो खुद सोचो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन आके जुड़ गई कार्बन में, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है बेटा ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और बताऊंगा, वो और अच्छा है, ठीक है ना। इसी को बोल सकते हैं हम ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और ये क्या, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। अब अगला समझते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, रेडॉक्स, रेडॉक्स, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स। समझाता हूँ, कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुए हों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुए हों, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों ने चाहिए, ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों के दोनों होने चाहिए। ठीक है, मैं बेटा एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो तुम्हारी किताबों में दे नहीं रखी, बड़ी क्लासों के लिए, लेकिन अगर समझना है तो अभी से समझो और अच्छी है। एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या अगर घट गई, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संख्या में कमी, अगर ऑक्सीजन संख्या में कमी आ जाए तो वो क्या होता है तुम्हारा, अपचयन।
ऑक्सीजन संख्या मैं बता रहा हूँ क्या होता है ये। अगर सिर्फ एक प्रकार के एटम है, कैसे एक प्रकार के परमाणु, केवल हाइड्रोजन है या केवल ऑक्सीजन है, हमेशा उसकी होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। बाकी और कहीं भी उसके ऊपर जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज प्लस का या धनात्मक या ऋणात्मक जो भी उसके ऊपर चार्ज होता है परमाणु के ऊपर, प्लस का या माइनस का जो भी चार्ज है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, अभी समझाते हैं। अब रेडॉक्स का अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया आ गई समझ में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऑप्शन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट से भी करते हैं। उदाहरण देते हैं, अभी ले लेते हैं C+O2 गिव्स CO2। निकालते हैं, देखो सुनो, कार्बन इसके साथ तो कोई है ही नहीं, सिंगल है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी? जीरो। खाली ऑक्सीजन, कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है, जीरो। इधर की निकालते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के दो एटम है। खुद बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस का। कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है? चार्ज मतलब आवेश ही होगा। कितना आवेश होता है? -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2। कितनी? -2। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2, ऑक्सीजन थी 2, टोटल कितना? -4। तो खुद सोचो कार्बन में कितनी ऑक्सीजन संख्या रही होगी? +4। क्या रही होगी? +4। जिसे नहीं आता मैं निकालना बता देता हूँ। मेरे को कार्बन की नहीं पता, मैंने मान ली X है। क्या है? X। ऑक्सीजन 2 थी, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। ओवरऑल इसके ऊपर पूरे के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं दे रखा था, पूरे के ऊपर आवेश थोड़ी था कुछ, इस पूरे के ऊपर आवेश ही नहीं था कोई। ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा? -4 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया? +4। तो मैंने लिख दिया इसका -2, इसका +4। अब देखते हैं, सुनो, कार्बन 0 से कितने में गया? +4 में। बढ़ा कि घटा? बढ़ा है। यहाँ पे हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का 0 से -2 चला गया, कम हो गया। यहां पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन। अपचयन हो गई बात क्लियर? चलो मैं एक आधे उदाहरण और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सा लें? ये बनाते हैं H2O और NaCl। अभी क्रिया लिख दी, आगे आएगी फिर क्लियर हो जाएगा। बेटा यहाँ कोई सिंगल तो है नहीं, जुड़े हुए हैं, तो Cl पे कितना होगा? -1। चार्ज तुम्हें याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में कितना होगा? +1। तुम्हें याद होगा OH- पे कितना चार्ज होता है? चाहे OH- का भी छोड़ो, भी निकाल देते हैं। सोडियम पे कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे होता है +1। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1 आवेश या चार्ज। Na पे कितना होता है? +1, Cl पे कितना होता है? -1। चेक करो, Cl -1 कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। Na+1 कुछ भी नहीं हुआ, ऑक्सीजन पे भी कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन पे भी कुछ नहीं हुआ, और इसका भी चार्ज ऐसा का ऐसी है। क्या इसमें खुद देखो किसी की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हुआ है या सबकी सेम है? मेरे ख्याल से सबकी सेम है। तो बेटा ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये रेडॉक्स है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो याद रखना, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया केवल तभी ही होती है। ठीक है, चलो इससे आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, सुनो बेटा, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक। इसे नोट में, कॉपी में लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक, अपचायक। और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक, मतलब करवाने वाला। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा दो अभिक्रिया और हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी क्या? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऊर्जा मुक्त होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। और एक होती है ऊष्माशोषी, जिसमें ऊर्जा जो है क्या हो जाती है? ग्रहण हो जाती है। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण बेटा कि कार्बन, कार्बन कोयला एक ही बात है, कोयले को जलाया, क्या CO2 गैस निकली, तुम्हें ऊर्जा नहीं मिली?
इतनी गर्मी, इतनी आग जो निकली, गर्म रहते हैं पूरे, ऊष्मा ही तो मिली उससे। इसमें वो ऊष्मा तुमने इसे दी है या इसने निकली है, इसमें ऊर्जा बाहर, इसमें ऊर्जा बाहर निकली है, इसलिए कैसे है तुम्हारी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊर्जा क्या होती है वो ग्रहण। इसका भी उदाहरण, जितने भी वियोजन की अभिक्रिया थी, वियोजन की सब में ऊर्जा दी थी। कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप टूट गया नहीं, इसे तुमने क्या करना पड़ा, इसे गर्म करना पड़ा। ये ट्रायंगल सिंबल किसका होता है, गर्म करने का, गर्म करके टूट गया, CaO+। इसमें ऊर्जा मुक्त हुई या ऊर्जा देनी पड़ी, बेटा देनी पड़ी। तो ये कैसी है, ऊष्मा शोषी, जिसने ऊष्मा को शोषित कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। खुद सोचो, प्रकाश संश्लेषण तुमने पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जो पौधे में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ग्रहण कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी होगी, खुद सोचो। ऊष्मा ग्रहण हुई है तो प्रकाश संश्लेषण होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी शोषण, हम सांस लेते हैं, पूरा जो है श्वसन क्रिया जो भी होती है, उसमें क्या सब हमने खाना खाया, क्या हुआ, खाना टूट के हमें क्या मिली, बार बार हम खाना क्यों खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले काम करने के लिए। तो ऊर्जा तो मिल रही है ना, हमें खाना खा रहे हैं, खाना टूट रहा है, ऊर्जा मिल रही है। तो श्वसन होती है ऊष्माक्षेपी और प्रकाश संश्लेषण होता है ऊष्मा शोषी। क्लियर बेटा। अब इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे और तुम्हारा ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक रह रहे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। कौन कौन से, एक है विकृत गंधिता, एक है संसारण। 2 टॉपिक बता देता हूँ। एक होता है संसारण, एक होता है विकृत गंधिता और संसारण। समझाते हैं। संसारण क्या, जो धातु में वो वायु में जो ऑक्सीजन होती है और जो पानी होती है, नमी होती है, उससे अभिक्रिया करके जो धातु है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, धातु जो होती हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संसारण। धातु का क्या करना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाना, धातु ऑक्साइड बनाना, क्या कहलाता है, संसारण। एल्युमिनियम ले लो, ये एल्युमिनियम क्या, आयरन ही, चल छोड़ो, कैल्शियम ही ले लो। कैल्शियम को हमने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। धातु ने अभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं Zn ले लूँ, जिंक धातु, जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ZnO। ये धातु का ऑक्साइड बन जाना ही क्या कहलाता है, संसारण। अब संसारण तो बेटा किसी भी धातु का हो सकता है। तो अगर संसारण किसका हुआ है, स्पेशली लोहे का हुआ हो, किसका हुआ हो, लोहे का, तो सेम कहानी, Fe+O2। बेटा याद रखना, ये बनाते हैं Fe2O3 बनाते हैं। यहाँ पे फेरस नहीं होता, फेरिक होता है। फेरस होता है जब Fe पे +2 आवेश हो, फेरिक तब होता है जब Fe पे प्लस का 3 आवेश हो। यहाँ पे प्लस का 3 आवेश है इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर संसारण किसका हुआ है, लोहे का, तो इसे बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पेशली जंग लगना। क्या बोल देते हैं, जंग लगना। और जो फेरस ऑक्साइड की लेयर होती है, ये होती है कैसी, ब्राउन कलर की, भूरी। जैसे जंग होता है ब्राउन ब्राउन सा, वैसी होता है फेरस ऑक्साइड का कलर। कैसा होता है, ब्राउन, भूरे रंग का, जैसा जंग का होता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं जंग लगना। संसारण किसी भी धातु का हो सकता है, लेकिन संसारण अगर किसका हुआ हो, किसी लोहे का हुआ हो, तो उसे बोल देते हैं जंग लगना। संसारण से बचने के उपाय, संसारण से बचने के उपाय, बेटा तुम जो है ऑयल करते हो, पेंट करते हो, प्राइमर लगाते हो लोहे के ऊपर, क्यों लगाते हो, संसारण से बचने के लिए। ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे तुम्हारे पास चांदी की चैन होगी, कुछ भी है, चांदी की चैन है या कुछ भी है, उसके ऊपर तुम गोल्ड की कोटिंग करा लेते हो, जिससे गोल्ड का दिखे। तो चांदी तो नीचे है, उसके ऊपर गोल्ड चढ़ गया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक धातु के ऊपर दूसरा धातु चढ़ा देना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो संसारण से बचने का क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो, ऑयल लगा लो, ग्रीस लगा लो, पेंट कर लो। ठीक है ना, ये कई सारे मेथड है। अब बस समझते हैं विकृत गंधिता क्या होती है, ये भी क्या है। ठीक है, इसके परिभाषा बता रहा हूँ, संसारण क्या है। धातु का वायु में उपस्थित, परिभाषा बता रहा हूँ, लिख लेना। धातु का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। फलस्वरूप क्या बनता है, फलस्वरूप धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, संसारण। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता होती है, तुमने कोई खाने के आइटम्स हैं, खाने की चीज़ें तेल वाली, उन्हें कई दिन रख के रखो, वो बेकार हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, बेकार सी, अलग ही स्मेल आती है, बहुत बेकार। वो सड़ गया खाना, जिसे तुम कहते हो खाना सड़ गया, वो क्या, विकृत गंधिता। खाना आइटम जो सड़ते हैं ज़्यादातर बेकार होते हैं पूरी तरह,
वो ऑयली होते हैं। क्या होता है, ऑयली खाने ज़्यादा बेकार होते हैं। तो ऑयली खाना बेकार क्यों हुआ बेटा, जो ऑयल है ना, जो फूड है उसमें जो प्रेजेंट क्या चीज़ प्रेजेंट है, तेल और वसा। ऑयल मतलब तेल ही हो गया। तेल और वसा का, जो तुम्हारे तेल और वसा हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो तुम्हारी खाना है उसकी जो है टेस्ट और जो है उसकी सुगंध या गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। सबसे सिंपल परिभाषा में खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ की गंध और उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। बचने के उपाय, एयरटाइट कंटेनर में रखो, ऑक्सीजन का संपर्क ही नहीं हो पाएगा। चिप्स के पैकेट हैं बेटा, चिप्स के पैकेट में हवा नहीं भरी जाती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है जिससे कि ऑक्सीकरण होने के लिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जो है चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है जिससे कि उसको ऑक्सीकरण को रोका जा सके। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में यही है सारे टॉपिक। ठीक है, अभिकारक बाकी जो है इसकी PDF में ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।